7 दिन में ठीक होगा। तो whenever we are going a scientific discussion, हम किसी भी डिजीज की नेचुरल हिस्ट्री और फिर जब हमने इंटरवेंशन किया उसे नेचुरल हिस्ट्री कितनी ऑल्टर हुई ये पता होना चाहिए। इसी में टर्म आता है एलोपैथी। ठीक है, एलोपैथी टर्म डॉक्टर हेनीमैन ने कॉइन किया था। उस समय उनको 4 थे। इसमें अगर डिसऑर्डर होता है तो डिजीज होती है और उनका प्रिंसिपल होता है कि जो डिजीज हो, जो सिम्टम्स हो, उसके अपोजिट सिम्टम पैदा करने वाली चीजें दीजिए तो ठीक हो जाता है। हेनीमैन का दूसरा सिद्धांत था, इसलिए उन्होंने उस सिद्धांत से अलग करने के लिए उसको एलोपैथी कर दिया, इसको होम्योपैथी कर दिया। एंड विद दैट एवोल्यूशन ऑफ साइंस एलोपैथी इज नो मोर। आप लोग कहीं कैसी बात कर रहे हैं, बट जो भी हम लोग मॉडर्न मेडिसिन के लोग जहाँ पे बैठे हैं, किसी भी टेक्स्ट बुक में कहीं भी एलोपैथी टर्म कहीं है ही नहीं, कहीं नहीं। अगर मैं गलत हो रहा हूं तो मुझे टोक सकते हैं, बट वी हैव नेवर हर्ड दिस टर्म इन आवर टेक्स्ट बुक, साइंटिफिक लिटरेचर, जर्नल, एलोपैथी। दिस इज ओनली हिस्टोरिकल टर्म इन 1810 इज पॉइंट। क्यों? कि साइंटिफिक मेडिसिन का सिस्टम दूसरा होगा। इसने कहा कि हम जो कुछ भी इंटरवेंशन करेंगे वो उसके रूट कॉज होना चाहिए, उसके फेवरेबल आउटकम होना चाहिए। और जैसा कि हमने कहा कि 3 प्रिंसिपल होने चाहिए कि रिप्रोड्यूसिबल रिजल्ट होने चाहिए, जो अगर हम कह रहे हैं दूसरा भी उसको रिप्रोड्यूस कर सके। एविडेंस बेस्ड होना चाहिए, उसका एविडेंस हो अगर हमने जो कहा है, और बायो मेडिसिन के प्रिंसिपल, साइंटिफिक प्रिंसिपल पे हम उसको वैलिडेट कर सकते हैं। ये चीज है, इफेक्टिव है, एंड इट इज इन मॉडर्न मेडिसिन। So whether it is Ayurvedic, whether it is a homeopathic, whether it is a naturopathy, if it is effective, proven, it is part of modern medicine. Any treatment is always integrative medicine. there is कोई बाउंड्री है ही नहीं साइंस के साथ। लाइक बहुत सी बात की हल्दी के बारे में बात किया जाता है। आयुर्वेद कहते हैं हल्दी बहुत इफेक्टिव है। ये आयुर्वेद नहीं कहते, ये साइंस कहते हैं। आयुर्वेद इज ऑल्सो साइंस। आप उसको एक अलग ब्रैकेट में लेके मत बात कीजिए। आयुर्वेद का सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज अवर ट्रेडिशनल टेक्स्ट बुक्स। हमारी ट्रेडिशनल टेक्स्ट बुक्स पुरानी थी, उसमें एस्ट्रोनॉमी ले लीजिए, एस्ट्रोलॉजी ले लीजिए, बहुत एडवांस थी। समहाउ बीच के बहुत सारे हजारों साल, सैकड़ों सालों में हमने उस पर रिसर्च नहीं की। सिमिलरली बात करें हल्दी पे, हल्दी हम लोग खाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, उसको बहुत सारा पढ़ा चला कि हमने हल्दी पर साइंटिफिक स्टडीज करने की कोशिश नहीं की। नाउ देयर इज अ मेटा एनालिसिस करकुमिन पे, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, वेस्टर्न कंट्री से छप रही, और उन्होंने करीब 40 से 50 स्टडीज को एनालाइज किया, केवल 4 या 5 स्टडीज निकली जिनकी की क्वालिटी ऑफ स्टडी, साइंटिफिक स्टडी बहुत अच्छी थी। उसमें से केवल 400 पेशेंट्स को फाइंड आउट कर पाए, और फिर डिफरेंट डोजेस ऑफ हल्दी दिया कि उन्होंने वेस्टर्न कंट्रीज में दिया। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास वो नहीं है, नॉलेज बैंक है, उसको परिष्कृत करने की जरूरत है, उसको साइंटिफिक कसौटी पर लेकर दुनिया के सामने देने की जरूरत है। और साइंस वेस्टर्न इंडियन नहीं होती, साइंस साइंस होती है, कोई बाउंड्री नहीं होती। एक चीज, बहुत सारे ट्रीटमेंट जैसे अभी कोरोना काल में आ रहा है, आप लोग करें वैक्सीन भी है, ये सब कुछ वैक्सीन आ रही है, बट हर चीज एवोल्यूशन हो सकती है। जो हो सकता है, जो साइंस आज है, जो वैक्सीन आज है, हो सकता है 5 सालों तक के जरूरत ही नहीं। एक बहुत एग्जांपल है डिजिटलिस का। यूरोप में उस समय एक डॉक्टर साहब थे, नाम मुझे नहीं आ रहा, उन्होंने फार्मेसी पढ़ा भी था, कि उन्होंने देखा कि कुछ लोग ट्रेडिशनली एक पत्ते का इस्तेमाल करते हैं पैरों की सूजन के लिए, और लोग खाते हैं, पैरों की सूजन ठीक हो जाती है। बड़े परेशान रहे कि ऐसा क्या है कि पत्ते खाने से सूजन रहती है। तो उन्होंने उसको स्टडी करना शुरू किया। उन्होंने देखा सबको सूजन होती है, सबको फायदा नहीं कर रही, लेकिन सर्टेन ग्रुप ऑफ पेशेंट्स को फायदा कर रही है। तो उनको एनालाइज किया, फाइनली हुआ कि दोस्तों कार्डियक डिजीज की जब सूजन है तब डिजिटलिस का पत्ता खाइए तो ठीक होती है। उसको फिर उन्होंने साइंटिफिक से किया, तो अल्टीमेटली डिजॉक्सिन नाम की टैबलेट दवाई सामने आई। तो ट्रेडिशनल जो भी आपकी नॉलेज है, उसका जो ऑब्जर्वेशन है, वो हमारे ग्रंथों में है, सब कुछ है, उसको आत्मसात कीजिए, इंटीग्रेट
तो ऑलरेडी है, साइंटिफिक टेनर देने की जरूरत है। सुश्रुत ने जो साइंटिफिक अपने जो सर्जिकल स्किल दिए, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूस किए, हमने बीच में उसमें भूल गए। अगर हम उसको डेवलप करते तो आज हमारी सर्जरी बहुत एडवांस होती है। सर्जरी आयुर्वेदिक नहीं होती, सर्जरी होम्योपैथिक नहीं होती, सर्जरी मॉडर्न मेडिसिन की नहीं होती। बॉडी जब किसी को बुखार है, कोई भी बीमारी होती है, वो ये देख के बीमारी नहीं आती कि होम्योपैथिक बीमारी है, कि आयुर्वेदिक बीमारी है, कि मॉडर्न मेडिसिन की बीमारी है। बीमारी बीमारी है, उसका एक रूट कॉज है, और उस रूट कॉज के खिलाफ इफेक्टिव मेडिसिन है। दिस इफेक्टिव मेडिसिन ऑफ एनी फॉर्म। एंड जैसा मैंने कहा, इवन नो ट्रीटमेंट इज ऑल्सो ए ट्रीटमेंट। सो कोई भी बाउंड्री रख के जब तक आप काम करेंगे, कभी भी आप नहीं हो पाएंगे। तो जब तक कि माइंड सेट नहीं होगा, चेंज होगा, देयर इज अ बाउंड्री, प्रॉब्लम है। देयर इज नो बाउंड्री, एवरी नॉलेज हैज टू बी एक्सेप्टेड। चाहे वो होम्योपैथिक से, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि लिमिटेड रोल है, हर दवाई का लिमिटेड रोल है, किसका लिमिटेड रोल नहीं। लेकिन जब आप उस रोल को उसको वैलिडेट कीजिए, देन इट इज एक्सेप्टेबल टू द वर्ल्ड। वी शुड एक्सेप्ट इट। हाँ, इस कंडीशन में ये होम्योपैथिक दवाई फायदेमंद है, प्रूव इट, शो द वर्ल्ड, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। इसमें कोई दो राय है ही नहीं। सो साइंटिफिक टेनर बनाइए, मॉडर्न मेडिसिन के साथ कोई बाउंड्री नहीं है, कोई एलोपैथिक चीज है ही नहीं, वो खत्म हो चुकी है, उसको निकाल दीजिए। इट इज ओनली थिंग इज साइंटिफिक टेनर, चाहे वो आयुर्वेद हो, चाहे होम्योपैथिक हो, चाहे फिजियोथेरेपी हो, चाहे वो नेचर प्रति कुछ भी हो। देयर इज म्यूजिक थेरेपी, बिकॉज एवरी ट्रीटमेंट, एवरी बॉडी इज आल्सो इन सेवरल हार्मोन्स। तो आपके इमोशंस से प्रभावित होते हैं, तो आपके इमोशंस अपने आप को चेंज करते हैं, तो आपकी डिजीज, आपकी हीलिंग प्रोसेस चेंज होती है। साइंस सबको समझाती है, तो आप क्यों म्यूजिकल थेरेपी को आप दरकिनार करते हैं? समझिए, उसके साइंटिफिक कंसेप्ट को समझिए, उसकी लिमिटेशन समझिए, उसको स्वीकार कीजिए। दिस स्टेप, अगर इंटीग्रेटेड मेडिसिन में सबसे बड़ी बात हमको ये करनी है, हमारी जो भी ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको साइंटिफिक टेनर देना है, उसको एक्सेप्ट करना है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर आलोक मिश्रा जी। आपने बिल्कुल सही चीज आपके सामने परोसा, सही चीज आपके सामने रखी। आप जो है आयुर्वेदीय मनीषियों ने जो ज्ञान आपके सामने रखा कि सिद्धांत ऐसे ही नहीं लिख दिए गए। सिद्धांतो नाम यस्य सह परीक्षकैर बहुविध परीक्ष हेतु विश्व साधयत्वा स्थापित निर्णय। All these principles are thoroughly discussed in seminars and symposia. They have been well documented, they have been well verified, then they have established the principles. हम उससे दूर हट गए हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही कि सर्जरी हमारी बहुत विकसित थी। राइनोप्लास्टी नासा संधान कर्ण संधान का हुआ करता था, तो अब उससे हम हट करके हम केवल ये खाती कह के नहीं करेंगे, हमारे यहाँ सब कुछ था। हमको विकास की धारा में बहना पड़ेगा, विज्ञान और तकनीक को अपनाना पड़ेगा, तभी हम लोग समय के साथ चल पाएंगे। आपकी बात का मैं बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने अच्छे विचार रखे। अब मैं आमंत्रित करता हूँ आपकी वक्ता, आज की वक्ता विशिष्ट अतिथि डॉक्टर सीमा द्विवेदी जी को, जो कि GSDM कानपुर मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर हैं, कि आप अपने विचारों को रखें। उसके बाद में हमारे एक वक्ता डॉक्टर PS पांडे जी हैं, और फिर मैं माननीय गोविंद जी से समापन के लिए इनका अध्यक्षीय उद्बोधन कराएंगे। मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर सीमा द्विवेदी जी को कि अपने आप विचार रखें। मंचासीन अतिथिगण एवं समस्त सम्मानित श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आप सबका अभिवादन और अभिनंदन कि आप लोग इस समय कोरोना काल में भी अपना कीमती समय निकाल कर लाए हैं, और ये हमारा सौभाग्य है कि मंच पे विराजित समस्त पैथियों का समागम देखने के लिए मिल रहा है, और बहुत ही समाचीन विषय पे एक गहरा मंथन हो रहा है, जिसकी आवश्यकता क्यों है वो मैं अपने जीवन से ही उदाहरण देना चाहूँगी। और तरुण जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतनी दूर से आरोग्य भारती के प्रतिनिधि के रूप में बाला से आए हैं। आरोग्य भारती के समस्त डॉक्टर, विश्व आयुर्वेद मिशन का भी धन्यवाद जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया, और डाबर लिमिटेड का भी बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर लगभग कितने डॉक्टर्स हैं, सब हाथ खड़ा करेंगे? सभी डॉक्टर्स हैं। तो मैं आरोग्य भारती की विशेषता बताना चाहूँगी कि न सिर्फ समस्त पैथियों का समागम है, इसमें समस्त वर्ग का,
हर प्रकार के लोगों का, किसान से लेके व्यापारी तक, बच्चों से लेके वृद्धों तक, समस्त महिलाएं, समस्त स्टूडेंट, यानी ये अपने आप में सबको समाहित करता है। और ये समायोजन संगम से लेके गंगोत्री, यमुनोत्री और सागर के लहरों में भी आरोग्यता की ध्वनि और उसकी शक्ति व्याप्त करता है। इसी उद्देश्य से मैं आई थी आप सबके बीच में कि आपको भी आरोग्यता की इस क्रांति और मुहिम से मैं जोड़ सकूं और आपको भी आरोग्य भारती से जोड़ सकूं। मैं अपना परिचय मेरा सर ने दिया ही है कि मैं मॉडर्न मेडिसिन में ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी की प्रोफेसर हूँ। और मैं आरोग्यता की इस मुहिम से कैसे जुड़ी, तो हम जब बात करते हैं इंटीग्रेशन से, तो हम पहले समझ लें इंटीग्रेशन में बहुत कंफ्यूजन है। कुछ पॉइंट्स डिस्कस करना चाहूंगी कि इंटीग्रेशन है क्या। जब इस पे बात हो रही है तो कंफ्यूजन ये है कि इज इट इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द पैथीज टुगेदर इन एजुकेशन, क्या सारी पैथीज एक व्यक्ति को पढ़ाई जाएंगी। एक छोटा सा उदाहरण है, एक सभागार है, एक कलाकार अपना नृत्य प्रस्तुत कर रहा है, एक संगीतकार संगीत गा रहा है, वादक वादन बजा रहा है, एक पूरी टीम वर्क है और एक सुंदर प्रस्तुति हो रही है। क्या एक ही व्यक्ति समस्त कार्य कर सकता है? इट इज ए टीम वर्क। सो फाइनली ऑल द पैथीज इन देयर एक्सीलेंस शुड एक्ट लाइक अ टीम वर्क। तो ये एजुकेशन में भी इस चीज का मेरे ख्याल से ध्यान डेफिनेटली रखा जाएगा कि जो बेसिक चीजें हैं यानी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, वो सबको समान पढ़ानी चाहिए, समान वो होना चाहिए। उसके बाद हर पैथी को अपनी एक्सीलेंस की ऊंचाइयों तक पहुंचने का अवसर देना चाहिए। फिर दूसरा प्रश्न आता है, इज इट द इंटीग्रेशन इन एप्लीकेशन, कि हम जो अलग अलग पैथी हैं क्या एक मरीज को सारी पैथियां हम दें। और इंटीग्रेशन इन वन बिल्डिंग, यानी एक ही बिल्डिंग में सारे पैथीज बेसिक चीजें पढ़ाई जाए, फिर आयुर्वेद, होम्योपैथी, मॉडर्न मेडिसिन, फिर एक ही बिल्डिंग में सारे ओपीडीज हों कि एलोपैथी का भी वहाँ, मॉडर्न मेडिसिन का भी वहाँ आपको मिल रही है सुविधा, वहीं पे आयुर्वेदाचार्य जी भी बैठे हैं और होम्योपैथी की भी सुविधा। मान लीजिए मैं एक मरीज हूँ और मैं होम्योपैथी की सुविधा चाहती हूँ, तो क्या वो मुझे इंटीग्रेटेड हॉलिस्टिक अप्रोच में एक छत के नीचे मिल जाएगी? तो इन सारे मुद्दों पे मुझे लगता है एक चर्चा होनी चाहिए कि इंटीग्रेशन एट वेरियस लेवल्स इज नीडेड। सो ये एक इंटीग्रेशन का पहला एस्पेक्ट था। दूसरा जो चीज है वो ये है कि इसकी आवश्यकता क्यों है, क्योंकि जब आप WHO का, सर मेरा लिमिट भी बता दीजिएगा, मेरी भी ट्रेन है, मैं बार बार इसलिए समय पूछ रही थी उनसे। दूसरा एस्पेक्ट जो है इंटीग्रेशन का कि इसकी आवश्यकता क्या है, हम आखिर इतना मंथन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द हेल्थ डेफिनेशन ऑफ WHO, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ? It is a healthy mind, body, soul and the financial and social status of a person. तो क्या कोई भी एक पैथी उसका संपूर्ण व्यक्तित्व का इलाज करके उसे स्वास्थ्य प्रदान करती है? Here comes the integration of all the pathies to totally cure all aspects of a person, and here comes the need of integration of all the pathies. मेरा इंटरेस्ट आरोग्य भारती में क्यों हुआ, उसके लिए मैं स्वयं उदाहरण हूँ। मैं एक वाकया बताना चाहूंगी। 1998 में व्हेन आई वाज ऑपरेटेड, उसके बाद दर्द रहना शुरू हुआ, समझ में नहीं आता था दर्द पेट में है किधर, और फिर पूरे जोड़ों में दर्द हो जाता था। डायग्नोसिस बनी ट्यूबरक्लोसिस की बोन के, फिर रिमेटॉइड आर्थराइटिस की बनी, फिर बिनाइन जॉइंट हाइपरमोबिलिटी सिंड्रोम की बनी, वीआईपी पर्सन विथ वीआईपी डायग्नोसिस, अनडायग्नोस्ड कंडीशन। फाइनली मतलब सारी दवाइयां खाई, सारी पैथीज की, दर्द नहीं गया, तो लैप्रोस्कोपिक होकर के एक सर्जरी हुई, फिर फेल हुई, 2 हुई, फिर 3 हुई, फिर 4 हुई। सो इन 2002 आई हैड टू फेस 4 सर्जरीज। अब शरीर इस स्थिति में पहुंचा कि सारा मसल्स, लिगामेंट्स इतने लैक्स होके डिस्ट्रॉफी हो गए कि डॉक्टर्स ने कहा आप सीढ़ी मत चढ़िए और आप यू कैन नॉट प्ले। आई एम अ प्लेयर, नेशनल प्लेयर, और मैं अभी अपना टूर्नामेंट छोड़ के आई हूँ, विच आई वुड हैव वन, आई नो मैं जीत के आती है, लेकिन एनीवे सो इट वाज ऑल पैथीज। मुझे होम्योपैथी की आवश्यकता पड़ी ताकि मुझे भूख लगे। सबने अपना अपना वो जीवन के अनुभव शेयर किए, तो मैं भी कर रही हूँ। आयुर्वेद के अपने एनर्जेटिक इम्यूनोमोडुलेटर्स और टॉनिक, और योग ने मुझे फिर से
उठा करके खड़ा किया। और ये सारे पैथीज का एक सकारात्मक उदाहरण आपके सामने खड़ा है, जो मैंने कई टेबल टेनिस के टूर्नामेंट्स भी जीते, बड़ी सक्रियता से लगभग 12 घंटे से ऊपर अपना काम किया और 10 साल चले गए। अगेन आई वाज रीऑपरेटेड फॉर द 5th टाइम इन 2017 when I was diagnosed with advanced carcinoma, लेकिन फाइनली वो फाइब्रॉइड निकला। उसके बाद अगेन all the pathies came to my rescue। मैं हर अपने छोटे मोटे बीमारी के लिए एम्पुटेट करना पड़ेगा, सिर्फ एक टैग लगा हुआ है। और फिर वो इतनी बुरी तरह घायल हुई थी मिक्सी में कि मुझे लगा कि नहीं, इसको तो एम्पुटेट होना पड़ेगा या फिर एंटीबायोटिक खानी पड़ेगी। मैंने कहा डॉक्टर डी एन आचार्य जी से कि मैं नहीं खा पाऊंगी एंटीबायोटिक, काइंडली गिव मी होम्योपैथी। सो फाइनली होम्योपैथी लेड टू हीलिंग एंड दिस इज माय फिंगर। आपको कहीं से एम्पुटेशन नहीं दिख रही है। So a part of, मतलब the whole part of my body, my strength, the way I could act, मतलब positively give my contribution to the society. Otherwise, I would have become handicapped with a backache, with chronic disc prolapse, with hypermobility in the joints. I still play actively and do all the things. और मैं वीडियो भी फॉरवर्ड करूँगी अपना डांस करते हुए कि मैंने किस तरह से परफॉर्म किया है। Everything to tell and give an example of what integration can do to the person, his life and his overall personality. एक और पॉइंट था that what about Ayurveda? जिस प्रकार संस्कृत जननी है समस्त भाषाओं की, उस प्रकार समस्त पैथियों का जनक आयुर्वेद है। सर ने बहुत सुंदरता से बताया कि समस्त पैथियों का मेंशन है आयुर्वेद में, होम्योपैथी से लेकर के मॉडर्न मेडिसिन से तक। हम लोग भूले नहीं, हम लोग पीछे भी नहीं रहे। ये बहुत वर्षों की दास्तां थी जिन्होंने नष्ट किया हमारे समस्त सांस्कृतिक धरोहरों का, जिसको पुनर्जीवित करना आवश्यक है। तो जो पॉइंट्स आगे मंथन के लिए होने चाहिए कि आयुर्वेद आगे क्यों नहीं बढ़ पाया, ये तो अवश्य है कि दास्तां है। उसके अलावा उसका विशाल साहित्य, जिसको हमें ऑर्गेनाइज करके रिसर्च बेस्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस हो उसमें, और इसमें एक जरूर ये बात है कि हर मरीज की सेपरेट ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट प्रोटोकॉल होता है। तो ये बड़ा कठिन काम है। हमारे यहाँ मॉडर्न मेडिसिन में एक स्पेसिफिक गाइडलाइन और ट्रीटमेंट होता है, तो उसको याद करना और समझना आसान है। तो थोड़ा सा आसान आयुर्वेद की इस चीज को बनाया जाए। और जो एक प्रॉब्लम आती है वो है कि क्लिनिकल पेशेंट्स और प्रैक्टिकल एक्सपोजर जो कम है। अगर वो एक बिल्डिंग में सारी चीजें होने लगे, हर मरीज अपनी पैथी का भी अपना एक सुविधा ले, तो ये चीज की भी कमी दूरी हो जाएगी। एंड सोल्यूशन जो यही है, मतलब जिस पे मंथन होना चाहिए कि एक बिल्डिंग में सारी पैथीज की उपलब्धता हो। मैं एज अ मरीज मैं स्वयं ये डिमांड रख रही हूँ। और दूसरा, रिसर्च विंग फॉर एवरी पैथी, रिसर्च सेंटर विंग फॉर एवरी पर्टिकुलर पैथी, ताकि वो हम हर अपने दिशा में एक एक्सीलेंस को प्राप्त करें। एंड रिसर्च इंटीग्रेशन ऑफ ऑल पैथीज इन ट्रीटमेंट अप्रोच, जैसे सर ने बहुत सुंदरता से कहा था, अरुण सर ने, कि हम हर मॉडर्न मेडिसिन एक्सेप्ट करता है जो साइंटिफिकली प्रूव्ड है, तो हम साइंटिफिकली इंटीग्रेट कर लेंगे आयुर्वेद की प्रूव्ड मेडिसिन को अपने मॉडर्न मेडिसिन में। और एंड फाइनली all pathies under one roof with holistic approach. Thank you so much. होम्योपैथी पे तो मैडम ने मोहर लगा दी, तो एसएम सिंह जी पे एक पार्टी बनती है हम लोगों की। क्या हम लोग जो है, मैडम ने प्रूव कर दिया कि होम्योपैथी की चिकित्सा की क्या उपादेयता है। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से उदाहरण देके मैं बहुत बहुत नमन करता हूँ आपको कि आपने व्यक्तिगत अनुभव साझा किए, और ये इसका प्रमाण है। अब मैं एक बात और आपके सामने रखना चाहूँगा कि समय काफी हो चुका है। डॉक्टर आरसी पांडे जी हमारे साथ हमारे एसोसिएशन से बैठे हुए हैं। हमारी झूसी के डॉक्टर्स एसोसिएशन है, डॉक्टर जीपी शुक्ला जी बैठे हुए। मैं सबको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, आपको स्वागत करता हूँ। अब मैं आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर पीएस पांडे जी को, जो काशी प्रांत के विश्व आयुर्वेद परिषद के अध्यक्ष हैं, कि वो अपने समयबद्ध उद्बोधन से, क्योंकि आयुर्वेद के हमारे लोगों में बात भी है कि हम लोग बहुत आगे बहुत लंबा खींच देते हैं, हमारी तरह पांडे जी भी टीचर रहे हैं, तो थोड़ा सा उसको समय की सीमा में बांधते हुए अपने विचार रखें। डॉक्टर पीएस पांडे जी। ओम विसजाम साधुवृत्तानां भद्रमागमशालिनां अभ्यस्तकर्मणां भद्रं भद्रं भद्राभिलाषिणां। परमादरणीय
इस सभा के अध्यक्ष माननीय गोविंद जी, हमारे मुख्य अतिथि प्रोफेसर सिंह साहब, डॉक्टर आलोक मिश्रा जी, डॉक्टर सिंह साहब, एसएम सिंह साहब, डॉक्टर सीमा द्विवेदी जी, प्रोफेसर तोमर साहब, डॉक्टर अग्रवाल जी, इस सभा में उपस्थित सभी विद्वान चिकित्सक, आज का जो विषय है समन्वित स्वास्थ्य नीति, आज की आवश्यकता। काफी चर्चा हो चुकी, बहुत कुछ कहने को शेष नहीं बचा। मैं संक्षेप में आयुर्वेद के बारे में थोड़ी सी बात कहूंगा। पहली चीज है कि आयुर्वेद को आजकल बहुत सुनने में आता है। कोई कहता है कि आयुर्वेद में खाली नाड़ी से निदान होता है, कोई कहता है कि कुछ नुस्खों से इलाज होता है। तो बहुत संक्षेप में मैं बताऊं, आयुर्वेद में निदान की पद्धति पंचमी ज्ञानेंद्रिय प्रश्न है। निदान तभी हो सकता है जब आप पांचों ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग कीजिए। देखिए, स्पर्श कीजिए, उसके बाहर सुनाई देने वाले और अंदर उत्पन्न होने वाले शब्दों को ध्यान से सुनिए, उसके रस को जानिए और उसके बाद प्रश्न कीजिए। और इन सब का प्रयोग करके रोगाक्रांत शरीर से स्थानान्यष्टो परिचय, क्या क्या, नाड़ी मूत्रम मलम जिह्वा शब्द स्पर्शम दीर्घाकृति, नाड़ी देखिए, उसके मूत्र की परीक्षा करवाइए, उसकी आंख देखिए, उसका चेहरा देखिए, वो कैसे चलता है, कैसे उठता है, कैसे बैठता है, ये सब देखिए, तभी आप सही निदान पर पहुंच सकते हैं। यहां तक कि महर्षि चरक ने लिखा कि यदि कोई चिकित्सक अपने को बहुत बुद्धिमान समझ के किसी एक तरीके से निदान करके ये समझ लेता है कि मैंने रोग को सही ढंग से समझ लिया, तो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। मैं चरक की बात बता रहा हूं, वो निश्चित रूप से असफल होगा। तो इसलिए आयुर्वेद का ये सिद्धांत है कि हर प्रकार से जितने भी साधन उपलब्ध हैं निदान के, सबका प्रयोग करके देखें और तब निदान पर पहुंच सकते हैं, अन्यथा नहीं पहुंच सकते। जहां तक चिकित्सा का सवाल है, आयुर्वेद में दोषों का रोग के उत्पन्न होने में दोषों का निश्चित रूप से रोल है। बिना दोषों की विकृति के कोई रोग उत्पन्न नहीं होता। आकस्मिक आगंतुक रोगों को छोड़ के, किसी को चोट लग गई तो वहां बाद में दोष प्रकट होते हैं, पहले चोट लग जाती है, पहले विकार उत्पन्न हो जाता है। लेकिन जब चिकित्सा करने की बात आती है तो हम ये मानते हैं कि दोषों का प्रकोप जो होता है दो तरह से होता है। एक होता है सामान्य, बात भी प्रकट हुआ, पित्त भी हुआ, कफ भी हुआ, सब अलग अलग हुआ, वहां तो आप दोषों के अनुसार चिकित्सा कर लेंगे। लेकिन जहां, जिसको हम कहते हैं विकृत विषम समूह, जहां तीनों दोष एक साथ प्रकट हो गए, जैसे उसका यौगिक बन गया, जैसे हल्दी और चूना मिला दिए तो लाल रंग हो जाता है, वो बिल्कुल तीसरी चीज पैदा हो जाती है। वहां पर दोषों से चिकित्सा, दोषों के आधार पर चिकित्सा नहीं होती। आयुर्वेद कहता है कि तस्मात् रस प्रभावतः, रस के प्रभाव से चिकित्सा होती है। कहीं रस काम कर जाता है, किसी को कड़वा खा लिया, जलन होने लगी, कुछ मीठी चीज खिला दीजिए तो आराम हो जाएगा। कहीं द्रव्य प्रभाव होता है, कहीं केवल द्रव्य के प्रभाव से चिकित्सा